Good afternoon, all of you. Is there any problem in previous class? Kuldeep? Is there any problem? First of all, you open your videos. Everybody, अपना वीडियो ओपन करिए आप. नेहा, राहुल, वैष्णवी, हाँ जी. मधु, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Okay. Any doubt? No doubt? Okay then. So today we are going to study regarding the major abiotic factors. कौन कौन से abiotic factors हैं जो impact डाल रहे हैं किसी भी ecology में, right? And one of them is the temperature. One of them is the temperature. Okay. So as you are seeing here, temperature is the most important ecological relevant environment factor. अगर आप environment factors की बात करें, उसमें जो सबसे relevant factor है, that is the temperature, right? रीजन क्या है टेम्परेचर के इतना relevant factor होने के लिए? मैंने आपको कल ही बताया था कि सीड के जर्मिनेशन को लेकर के किसी ऑफिस बिल्कुल सामने आप ऐसे बात सकते. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट. तो टेम्परेचर वेरी करता है जगह से जगह पर बदलने पर और बहुत सी चीजें. मैं एक डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहा हूं. This is equator, right? This is North Pole and this is South Pole, right? And here temperature is more than 50 degrees Celsius. जैसे ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा, temperature decreases. Okay? एक तो ये चीज जानिए, दूसरा क्या जानना है हमको? This is Earth surface above Earth surface. तो ये जो है लाइन समझिए, ये कहते हैं लैटिट्यूड. ठीक है? और ये दिस इज एल्टीट्यूड. ये दो डायग्राम आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था. अगर ये डायग्राम क्लियर होंगे तो आप टेम्परेचर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है ना? अब वन बाय वन हम डिक्टेट करना स्टार्ट करते हैं. वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम स्टडी करते जाएंगे उसको और समझते जाएंगे. ठीक है? सो as you are aware, who is Hariom Pandey? No one knows. Okay then. You are aware that average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to the mountain top. ये इक्वेटर है. इक्वेटर का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस. याद रखिएगा ये मीन टेम्परेचर है, राइट? अच्छा, ये 50 डिग्री सेल्सियस है इक्वेटर में. इक्वेटर से इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ and if you are moving towards the south, temperature gradually decreases. ठीक है?
जैसे इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर का रीजन बिहाइंड इट, जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट सीधे इक्वेटर पर आती है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पोल साइड में अगर देखा जाए तो पोल साइड में डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है और वहां कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है। इवन देन इट गोज अप टू द -5 -15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एनुअल टेम्परेचर, या तो सॉरी मीन एनुअल टेम्परेचर, याद रखिएगा मीन एनुअल टेम्परेचर, राइट। मीन्स ये -15 जीरो अगर हम मैक्सिमम मान लेते हैं, या 3 या 4 डिग्री सेल्सियस, और नीचे जाएंगे तो सोचिए कहां तक जाएगा, -30 -34। सही बात है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये क्लियर हो गया कि अर्थ के इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। दूसरा, मैंने यहां पे दिखाया ना आपको, ये जो लेटी हुई रेखा ये लाइन आई हुई है, दिस इज अर्थ सरफेस। अगर कोई चीज अर्थ सरफेस से गई हुई है तो उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। यानी कि हमारी एक लाइन यहाँ पर है, कौन सी है ये? इक्वेटर पे। इसके बाद आप लाइन खींचते चले जाइए लगातार पोल की तरफ, तो जो लैटिट्यूड लाइंस है इनमें टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। ओके। अच्छा, अब अगर अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, जैसे हमारा जो चित्रकूट का एरिया है ये हिली एरिया है, आप भयंकर गर्मी में भी लक्ष्मण पहाड़िया में जाइए तो बढ़िया ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया हवा चल रही है। ऐसा देखा नहीं देखा? सोचिए जहां इससे भी ज्यादा हाइट होगी तो अर्थ सरफेस से अगर ऊंचाई की तरफ जाइएगा तो भी टेम्परेचर फॉल होगा। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। जैसे हमारा हिमालय एरिया, हिमालयन एरिया में नीचे कम टेम्परेचर है, जैसे हिमालयन एरिया आप ऊपर जाते जाते हैं वैसे टेम्परेचर और कम होता जाता है, बर्फ पड़ती है वहां, ग्लेशियर्स भी है। क्लियर? राइट। सो द टेम्परेचर ranges from sub-zero level to polar areas and high altitude to 50 डिग्री सेल्सियस in tropical desert in summer। याद रखिए, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में डिजर्ट है, ये ट्रॉपिकल जोन है। कौन सा जोन है ये? ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर में, इक्वेटर से ठीक ऊपर जाइएगा तो ये ट्रॉपिकल डिजर्ट, ऊपर जाइएगा तो अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अभी कल ही हमने रेन फॉरेस्ट की बात की थी ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इससे थोड़ी सी और ऊपर जाइएगा तो अगर टेम्परेट, टेम्परेट मतलब डेसिडुअस जहां पे हम लोग हैं, फिर टेम्परेट के ऊपर और जाइएगा तो टाइगा, टुंड्रा, एल्पाइन ये आ जाएंगे। समझ गए? तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कितना अंतर आ रहा है। टेम्परेचर को अगर देखिए आप, जितने भी हैबिटेट्स हैं, देयर आर सर्टेन यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। राइट। अब आप समझ सकते हैं कि वहां के क्या कंडीशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंगो ग्रो करेंगे क्या? यहाँ पर मैंगो ग्रो करेंगे? नहीं ग्रो करेंगे ना, इस टेम्परेचर पे मैंगो ग्रो नहीं करेंगे। राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखा जाए हमारा, ठीक है, सो यस, यहाँ देखिए आप टेम्परेट कंट्रीज में, जैसे हमारा कनाडा हो गया, कनाडा, जर्मनी। कनाडा जर्मनी में मैंगो नहीं पाया जाता क्योंकि वहां का टेम्परेचर
ज्यादा है ना कंपेरेटिवली, टेम्परेट कंट्रीज में आते हैं ना, राइट। अच्छा, स्नो लेपर्ड हमारे यहाँ पाए जाएंगे क्या केरल में? दीज स्नो लेपर्ड्स ये केरल में पाए जाएंगे? नहीं, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ऑलरेडी ज्यादा रहता है। कनाडा जर्मनी का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। अगर आप देखिए इस तरह से तो ऑर्गेनिज्म में क्यों अलग अलग जगह है। आप कश्मीर में देखिए, वहां पर कौन सा पाया जाता है? यॉक, याक पाया जाता है ना? क्या वो याक हमारे एरिया में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अच्छा, कैमल जनरली कहाँ पाया जाता है? कैमल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, राइट। लेकिन हमारे पास तो नहीं पाया जाता। इसका मतलब जितने भी फ्लोरा या फौना की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो पाए जाते हैं, दूसरी जगह पर नहीं पाए जाते। ठीक है ना? कुछ जैसे अगर हम कैमल को यहाँ लेके आना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमल यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी सर्वाइव करेगा। तो कुछ तो ऐसे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो कहीं भी नॉर्मली बड़े आराम के साथ सर्वाइव कर जाते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता, राइट। और कुछ होते हैं जो इस रेंज में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो इन रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं, वाइड रेंज में, दे आर टर्म्ड एज यूरीथर्मल। They are termed as eurythermal animals or plants which thrive in range of temperature, wide range of temperature। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल। लेकिन बहुत सी वैरायटीज ऐसी हैं, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, restricted to narrow range of temperature, and such organisms are termed as स्टीनोथर्मल। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टीनोथर्मल, राइट। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल ले पाएंगे क्या आप इनका, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल का? देखो, यूरीथर्मल में तो आप हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम आती है स्टीनोथर्मल में, जो रिस्ट्रिक्टेड या नैरो रेंज के टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं। इधर एन एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ एनिमल्स, पेंगुइन, पेंगुइन अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रेंज में थोड़ी से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। पाइथन, अजगर हमारे जगह तो नहीं पाए जाते, कभी धोखे धखाड़े कोई मिल गया तो मिल गया, सही है। अच्छा, क्रोकोडाइल, if you went to the zoo you must see that in the cave of the crocodiles or in the yard of the crocodiles they must have a pond। एक तालाब जैसा जरूर होगा जिसमें कभी पानी में घुसे कभी बाहर निकले। ऐसा है कि नहीं है? नॉर्मल तो नहीं रखते ना कि जैसे लॉयन है, हाइना इस तरह है तो उनको भी अपना रख दिया गया, आराम से घूमते रहो, नहीं, उनकी उसमें पॉन्ड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर द स्टीनोथर्मल, है ना। तो और मेजॉरिटी अगर आप देखिए जितने भी इंसेक्ट हैं और रेप्टाइल्स हैं, दे ऑल आर स्टीनोथर्मल। इस समय आप देखिए तो आपको लेजार्ड नहीं देखने को घरों में मिलती है, नहीं मिलती ना। लेकिन आप अपने कभी जो स्विच बोर्ड है जरा उसको ओपन करके देखना, अंदर पक्का बैठे मिल जाएगी। मानसी, सही बात है ना? मानसी, सही है। तो जितने ये रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, दे ऑल आर स्टीनोथर्मल। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, now in recent year there has been growing concern about the gradually increasing average global temperature। इस समय एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, and if this trend continues would you expect the distributional range of some species to be affected। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते हैं ना, ड्यू टू द पोल्यूशन, राइट। अच्छा, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और इस इंक्रीज की वजह से आपको क्या लगता है
कि क्या ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये स्पीसीज को अफेक्ट करेगा? करेगा। अच्छा, सोचने की बात है, अगर if some species they have adapted in that particular temperature, they will not be affected, and if certain species, if they will not adapted on that particular temperature, they will eliminate out, and there will be दो chance, either they will switch over the place, या तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, और अदरवाइज दे बिकम डिस्टिंक्ट, या वो क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। पक्का? अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर, राइट? अच्छा, अभी वाटर के बारे में अगर बात करें तो मोर और लेस सेम चीज जो हमने इसमें पढ़ा, वही सब कंडीशन वाटर के लिए भी है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं आइदर इन एनिमल्स और प्लांट्स जो वाटर में ही सरवाइव करते हैं, यस, सच एज एल्गी, फिशेज, एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जिनको वाटर लिमिटेड चाहिए, जैसे हम आप लोग हो गए, और एग्रीकल्चरल प्लांट हमारे हो गए, ग्राम, व्हीट, मस्टर्ड, सही है ना? लोग बोलते हैं ना, इस समय आप देखिए, तो 10-15 डेज हम लोग लेट हो गए। 10-15 डेज पहले दिसंबर के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, सब लोग इरिगेशन कर रहे थे अपने खेतों पे, कर रहे थे ना? ठीक है, इनको थोड़ी बहुत पानी चाहिए। अच्छा, अगर किसी को राइस या पैडी लगाना है फील्ड में, तब वहां तो पानी ज्यादा चाहिए, सही है ना? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पानी बरसा था, तो जिन्होंने चना या गेहूं लगा रखा था खेतों में, उनके खेतों में पानी भर गया था, तो वो बेचारे परेशान थे। क्यों? अरे पानी भर गया, गेहूं सड़ जाएगा। अगर चावल होता तो बढ़िया रहता, चावल के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता, गेहूं तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। उस पानी को कैसे बाहर निकाला जाए? प्रैक्टिकली यू हैव सीन इट और नॉट? देखा ना आपने? इसका मतलब ये होगा कि फ्लोरा हो या फौना हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको वाटर भी एक एवरेज टेम्परेचर में चाहिए। इज इट? देख, एवरेज टेम्परेचर में अगर उनको वाटर सफिशिएंटली मिलता रहेगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कारण क्या है? एक तो वाटर बेस्ट मीडियम है ना? दूसरी चीज क्या है? मीडियम के अलावा जो वाटर है, ये पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, केमिकल बैलेंस के लिए भी, सही है ना? अब टेम्परेचर में एक चीज और गौर करिएगा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी समर डेज में हम लोग लेजी हो जाते हैं, काम नहीं करते, ज्यादा मन नहीं करता, सही बात है ना? क्यों? बहुत से जो एंजाइम्स हैं वो स्लो हो जाते हैं, और अगर एंजाइम स्लो हो जाएंगे तो एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ठीक है? एक्टिविटी स्लो हो जाती है, एक्टिविटी स्लो होने का मतलब मेटाबॉलिक रेट हमारी स्लो हो गई, तो सारे प्रोसेस हमारे स्लो हो जाते हैं इसमें, है ना? इट मींस टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करता है। सेम कंडीशन तो वाटर के लिए भी है। आप लोग खाना कितना भी खा लीजिए, लेकिन अगर पानी नहीं पिएंगे, यू विल नॉट गेट द एनर्जी। मिलता है एनर्जी? नहीं। लेकिन अगर खाना मिले ना मिले, पानी पीने को मिल जाए, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर एनर्जी उसी को ब्रेक डाउन होता रहता है और काम चलता रहता है, ऐसा ही है ना? चलिए, तो कुछ कंडीशन है, its availability is so limited in desert that only species adaptation make it possible for the organism to live there. वाटर डिजर्ट एरिया में बहुत कम है, तो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उस कंडीशन को अडेप्ट कर जाए, दूसरी कोई कंडीशन नहीं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके, राइट? द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। मैंने अभी ये बताई थी आप लोगों को कि अभी इरिगेशन क्यों कर रहे थे। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, लेक एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
हमको लगता है कि अगर ओशियन है, लेक है, रिवर है, इसमें तो कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ऐसा नहीं है, होता है। कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर टेम्परेचर आप ज्यादा बात करते हैं, सोचिए अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री लगी हुई नजदीक, तो फैक्ट्री का जो आउटलेट होगा, जो वाटर जाएगा अगर रिवर में, तो उसमें केमिकल भी होगा और हो भी सकता है कि उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो, जो वाटर का टेम्परेचर है। ठीक, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस एरिया में जहां पर ये ज्यादा कंडीशन पाए जाते हैं, वहां पर आपको वेजिटेशन, फ्लोरा और फैना दोनों कम मिलेंगे। यस और नो, है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो वाटर बॉडीज है वो खुद भी अफेक्टेड हो रही है वाटर की कमी की वजह से। क्या वाटर वो उनके इंटेक करने के लायक है भी या नहीं, राइट? For aquatic organism, quality such as chemical composition, pH of water becomes important. The salt concentration, अच्छा, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जैसे आपका मरीन वाटर है, तो मरीन वाटर में साल्ट बहुत ज्यादा होता है। सॉल्ट ज्यादा होगा तो वो जो फ्रेश वाटर फिशेज है वो तो वहां नहीं सर्वाइव कर सकते, है ना? और अगर वो नहीं से सर्वाइव कर सकती तब फिर कैसे उनका काम चलेगा? तो यहाँ पर फिर वही कंडीशन है जो आपने ऊपर अभी पढ़ा था, एस्टिनोथर्मल, यूरोथर्मल, एंड ये साल्ट कंसंट्रेशन को बेसिस करेगा, तो यूरी हेलाइन एंड एस्टिनोहेलाइन। यूरी हेलाइन आर दोज ऑर्गेनिज्म which can tolerate a wide range of the salinity. अगर ये टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, अगर सैलिनिटी के वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकता है तो उसे हम बोलेंगे यूरी हेलाइन, राइट? और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड या नैरो रेंज के साथ ही टॉलरेट करता है तो उन्हें बोलेंगे स्टीनोहेलाइन। क्लियर? Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa. आप लोग कभी अगर द्वारिका वगैरह घूमने जाते हैं तो पानी तो बहुत ज्यादा, लेकिन पी नहीं पाते, आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? बहुत खारा पानी है वहां का। सही बात है ना? और अगर आप उसको फील करना हो घर बैठे, तो एक गिलास पानी में 4 चम्मच नमक डिजोल्व कर लीजिएगा, साल्ट को, और डिजोल्व करके फिर पानी पी के देखना क्या होता है। आप एक्सपेरिमेंटली समझ जाएंगे कि ये जो सैलिनिटी है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नो? ओके देन, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी रिगार्डिंग लाइट एंड soil. Okay, till that, thank you, have a nice day. Thank you, sir. Thank you.